लेट स्टार्ट द क्लास देन। अच्छा, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, राइट? है ना? यूनिट एंड डायमेंशंस। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपको डायमेंशंस निकालने आने चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, है ना? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दी है तो आपको उसके डायमेंशंस निकालने आने चाहिए, है ना? ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको बोला फोर्स, तो क्या आप फोर्स का डायमेंशन निकाल सकते हो? क्या आप एनर्जी का डायमेंशन निकाल सकते हो? क्या आप प्रेशर का डायमेंशन निकाल सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हमने देखी थी, फिजिकल क्वांटिटीज, और उनके डायमेंशंस कैसे निकालते वो हमने देखे, है ना? डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के हमने डायमेंशंस निकालने सीखे। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, है ना? जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है उसका आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। जैसे ही आपको इक्वेशन पता रहेगा तो आप डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। भूमिका गामित हैज ऑल्सो ज्वाइंड, ओके। तो इस तरह से हम डायमेंशंस निकालने हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, है ना? अब फोर्स का निकालना है तो हम सबको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन, फिर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे, मीटर के लिए एल यूज़ करते थे और सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड किया, मतलब टी की पावर कितना हो गया? -2 हो गया। तो ये हो गया डायमेंशन आपका फोर्स का। सिमिलरली हम प्रेशर का निकालते थे, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे ही मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को डायमेंशन मिल जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन मेरे को ऑलरेडी पता है। जैसे ही मैं इसको एरिया से डिवाइड करूंगा, एरिया का मतलब है एल स्क्वायर, जैसे ही आप इसको एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको डायमेंशन मिल जाएगा एम एल की पावर, ये देखो ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना? तो -2 + 1 विल बी -1 और टी की पावर कितना हो जाएगा? -2। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ योर प्रेशर। सिमिलरली अगर मुझे एनर्जी का डायमेंशन निकालना है तो एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 12mv² होती है ना? फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप डायमेंशन इजीली निकाल लो। अब अगेन मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपको पता है? मीटर पर सेकेंड। अब मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एल अपॉन सेकेंड, मतलब टी की पावर -1, और इसका स्क्वायर करना है, मतलब इसका भी पावर 2 और इसका भी पावर 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर एनर्जी। बात समझ आई सबको? ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना? ये वाला पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तरह तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती थी और हम उसके डायमेंशन निकालते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए और आपको बोला जाए कि बेटा इसका डायमेंशन निकाल के बताओ, तो क्या आप उसका डायमेंशन निकाल लोगे? सभी लोग उसका डायमेंशन निकाल लेंगे? यस। कोई भी क्वांटिटी आपको दी जाएगी तो आप डायमेंशन निकाल लोगे ना इजीली? चलो ठीक है, इतनी बात हमें समझ आती है ना? ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, डायमेंशन निकालने में भी। डायमेंशन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ओके चलो, तो फिर हम आगे चलते, आज क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। इतनी बात हम कर चुके थे, है ना? अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको समझो। इसको समझने से पहले आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। आप सबको पता है हमारे पास कितने सिस्टम होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, है ना? मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं? तो सबसे जो स्टैंडर्ड सिस्टम होते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं,
वो आपका SI सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम होता है आपका CGS सिस्टम। सबसे ज़्यादा हम ये वाले सिस्टम्स को यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशंस। फिज़िक्स में ज़्यादातर मतलब 99% आप ये वाले दो सिस्टम्स को यूज़ करोगे। इसके अलावा और भी सिस्टम होते हैं जिनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, ठीक है। ये वाले सिस्टम्स को हम जनरली 1% यूज़ करते हैं, है ना। मैक्सिमम टाइम हम ये दो सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, तो इन दो सिस्टम पे हमारा फोकस रहना चाहिए। एक तो आपका SI सिस्टम, दूसरा आपका CGS सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, हमें कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल SI सिस्टम में आप लोग क्या यूज़ करते हो, SI सिस्टम में आप यूज़ करते हो मीटर, लेंथ के लिए यूज़ करते हो मीटर, मास के लिए यूज़ करते हो आप kg, है ना, और टाइम के लिए यूज़ करते हो आप सेकेंड्स। ये हम SI सिस्टम में यूज़ करते हैं। वैसे ही आपका जो CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम में आप क्या करते हो, CGS सिस्टम में आप लेंथ के लिए यूज़ करते हो सेंटीमीटर, मास के लिए यूज़ करते हो आप ग्राम्स, और टाइम के लिए तो हम यूज़ करते हैं सेकेंड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे SI सिस्टम में कोई यूनिट पता है और अगर मुझे उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कन्वर्जन करना आना चाहिए, है ना। कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको दिया द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट होता है, आपको उससे मतलब नहीं है, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो आपको एक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, सपोज करो ये कोई कांस्टेंट है ना। इस कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 25 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें तो इस नाम से मतलब नहीं है, ये नाम हमें कोई काम का नहीं है, हमें खाली देखना है कि इसका यूनिट कौन सा है। तो इसका यूनिट देखो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ये SI सिस्टम है, SI यूनिट है। अब मुझे बोला गया कि आप इसको कन्वर्ट करो CGS सिस्टम में, है ना। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो CGS सिस्टम में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा। CGS सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो सिंपली आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको इसका वैल्यू CGS सिस्टम में देना है तो आपको इसके मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात हम सबको समझ आती है कि अगर हमें SI सिस्टम से CGS सिस्टम में जाना है तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो, ऑल ऑफ यू? यस। तो देखो इधर, ये जो हमें क्वांटिटी दी है, अब मुझे इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल तरीका ये है, या तो आप ऐसे कर लो 25 × 10⁻10 न्यूटन। अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 25 × 10⁻10 न्यूटन। अच्छा, न्यूटन को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या होता है, डाइन्स, ठीक है। न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, है ना। एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं आपको पता है किसी को? 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं किसी को पता है? 10th क्लास में हम सब पढ़ के आए थे, हाँ, 10⁵ डाइन्स, वेरी गुड। एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? 10⁵। अनुप्रसाद ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन्स, है ना। 10th क्लास में हमको पढ़ाया जाता है ना।
अब ये डाइन्स है बेटा, डायन नहीं है ना, कई लोग इसको डायन बोलते हैं, इतनी सारी डायन नहीं है, ठीक है, डाइन्स है, डाइन्स, ठीक है, इट इज़ नॉट डायन। तो देखो 25 इंटू 10⁻10 और न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻5, इतने आपके हो गए डाइन्स, है ना, अपॉन 100 का स्क्वायर हो गया 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 10 की पावर में आपको खेलना है, तो 10⁻10 प्लस 10⁻5 10⁻15, 15 में से 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻11, 25 इंटू 10⁻11 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको CGS यूनिट, दिस इज़ योर CGS सिस्टम, ठीक है, दिस इज़ योर CGS सिस्टम। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो चीज़ आप 10th क्लास में याद करते थे, असल में वो चीज़ आई कहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ये आया कहाँ से, है ना, ये निकला कहाँ से, ये रिलेशन हमने कैसे डिराइव किया। आज मैं आपको इसका प्रूफ देने वाला हूँ कि ये रिलेशन कैसे आया है ना। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स हम सबको याद है ना, हम सब ने 10th क्लास में पढ़ा, लेकिन ये रिलेशन आया कैसे, है ना, ये रिलेशन आया कैसे, इसको देख। तो थोड़ा सा अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा, ध्यान से देखना। तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है, फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका अगर मैं ऐसा ही सिस्टम में बात करूँ तो kg में होता है, एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। इसी को आप 1 न्यूटन बोलते हो, इसी को आप क्या बोलते हो, 1 न्यूटन बोलते हो। तो अगर मुझे इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मुझे kg को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, kg को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में, मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स में, और सेकेंड वाला पार्ट तो मेरा एज इट इज रहेगा सेकेंड में। तो जब मैं 1 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा तो वो कितने ग्राम्स होगा, 10⁻3 ग्राम्स, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो होगा 10⁻2 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10⁵ ग्राम्स सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम डाइन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डाइन। समझ आए, हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया इसको कि 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन्स होते हैं, 10⁵ डाइन्स होते हैं। समझ आई मेरी बात। तो अब इसको और ध्यान से एनालाइज करो, अगर इस कंडीशन को और आप थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा। जैसे 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ योर यूनिट, दिस इज़ योर यूनिट, दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड इन SI सिस्टम एंड दिस इज़ योर यूनिट इन SI सिस्टम। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है इन CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में इसका न्यूमेरिकल पार्ट कितना होगा और इसका यूनिट पार्ट तो मुझे पता है। CGS सिस्टम में kg होता है ग्राम्स में, CGS सिस्टम में मीटर होता है सेंटीमीटर में, और सेकेंड स्क्वायर होता है सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस n2, है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस n2, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तभी कट कर सकता हूँ जब दोनों के यूनिट सेम हो। तो मैंने क्या किया, kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3 ग्राम्स। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, 10⁻2 सेंटीमीटर।
अपॉन सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आप, तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, और सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको N2 का वैल्यू मिल गया 10⁵। ठीक है, तो किसी भी एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन विच इज N1U1 is equal to N2U2. You can convert any system into any another system by using this equation which is N1U1 is equal to N2U2, where N1 is your magnitude in first system, U1 is the unit of first system, N2 is the magnitude of second system and U2 is the unit of second system. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो सब लोग? Yes, all of you are getting this point, है ना? अब सपोज करो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल। सपोज करो मैंने आपको बोला कि आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ 1 kg मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको एक पैरामीटर दे दिया, सपोज करो, सपोज आपको मैंने बोला कन्वर्ट 1 kg मीटर 1 kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा मैंने आपको कोई यूनिट दे दिया और बोला बेटा इसको कन्वर्ट करो CGS सिस्टम। ठीक है, इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे करोगे? देखो, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, तो हम इजीली इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जैसे N1 हमको पता है, N1 का वैल्यू कितना है 1, U1 वैल्यू हमें पता है विच इज़ kg अपॉन मीटर सेकेंड। तो सिंपली मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 1। U1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है kg अपॉन मीटर सेकेंड। सिमिलरली N2 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है कितना होगा, और U2 का वैल्यू मुझे पता है। CGS सिस्टम में आपका kg किस में लिख सकता हूँ मैं? ग्राम्स में। मीटर में लिख सकता हूँ सेंटीमीटर में, और सेकेंड तो होता है सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको N2 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 1 इंटू आई एम वेरी सॉरी 1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10⁻² इंटू सेकेंड विच इज़ इक्वल टू N2 ग्राम्स अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड। तो यहाँ से देखो आपका ग्राम्स और सेंटीमीटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना? ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो CGS सिस्टम में इसका यूनिट क्या हो जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। सो अल्टीमेटली हमें ये रिलेशन मिला 1 kg पर मीटर सेकेंड which is equal to 10 gram per centimeter second. This is in your SI system and this is in your CGS system. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? कैसे हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हम यूज़ करते हैं जब हमें कन्वर्जन करना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। एक और एग्जांपल देता हूँ, अब आप लोग मुझे करके बताओगे। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, यू विल ट्राई, है ना? चलो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको अभी अभी सॉल्व करना है कॉपी में। जैसे मैंने आपको दिया
मैंने आपको बोला कन्वर्ट 4.2 जूल्स इनटू CGS सिस्टम। जूल्स आपका ऐसा यूनिट होता है ना, जूल्स आपका क्या होता है, ऐसा यूनिट। अब जूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जूल्स का मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई? तो अब आप इसको कन्वर्ट करके बताओ कि इसका CGS सिस्टम में क्या होगा, है ना। CGS सिस्टम में क्या होगा? इसको आपको कन्वर्ट करना है कि CGS सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा। ऐसा ही सिस्टम है, आपको मैंने दे दिया, तो आप जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ कि CGS सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होगा। सब लोग ट्राई करेंगे ये वाला एग्जाम्पल और सबको आंसर निकालना है, ठीक है। यस, किसी का आंसर आया? हाँ देखो, अनु का आ गया 4.2 इंटू 10 की पावर -7, है ना। 4.2 इंटू 10 की पावर -7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब है। 4.2 इंटू 10 की पावर -7 आ रहा है ना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका यही आ रहा है? ऑल ऑफ यू विल चेक। हाँ, 10 की पावर -7 आ रहा है कि +7 आ रहा है? 10 की पावर +7 आ रहा है। अच्छा, चलो चेक कर लेते एक बार। केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे, है ना। जिनको इक्वेशन से समझ आता है वो इक्वेशन यूज़ करेंगे। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना। सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 4.2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम्स। हाँ, 10 की पावर +7 आएगा ना। 1000 ग्राम्स
इंटू मीटर को सेंटीमीटर करोगे तो 10⁻², सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्राम्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा +7। ठीक है, समझ आया सबको। विच इज इक्वल टू N2 इंटू U2। U2 का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा। पर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, 10⁻² का स्क्वायर भी है ना, इसको भी ध्यान रखना है। तो 10⁻4 + 3 तो 10⁻7 होगी, 4.2 इंटू 10⁻7, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर N2। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं समझ गया, इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी में क्या होता है, जैसे कि मैं किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे मास का डायमेंशन पता है m, ठीक है, लेंथ का डायमेंशन पता है l, और टाइम का डायमेंशन पता है t। आई कैन मल्टीप्लाई एनी डायमेंशन विद एनी वन। मैं m को l के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, l को t के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी डायमेंशन को किसी भी डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं किसी भी डायमेंशन को ऐड नहीं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं टाइम का डायमेंशन को लेंथ के डायमेंशन के साथ ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि टाइम में कभी भी आप लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, है ना। वैसे ही मैं मास के डायमेंशन में लेंथ का डायमेंशन ऐड नहीं कर सकता। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई कैन मल्टीप्लाई एनी डायमेंशन with anyone but I can't add the two dimensions। टू डिफरेंट डायमेंशंस को मैं ऐड नहीं कर सकता। इसी पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जैसे कि सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है ना, v² - u² = 2as, और मुझे चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ना। सपोज करो मुझे इस इक्वेशंस के डायमेंशंस चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन सेम प्रूफ करने पड़ेंगे। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके टर्म्स है और राइट हैंड साइड में जो भी आपके टर्म्स है, सबके डायमेंशंस अगर सेम है तो मतलब वो इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो अब मुझे पता है v यहाँ पे आपका क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशन हो गया LT-1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ LT-1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब हो गया L⁻², T⁻²। ये आपका डायमेंशन हो गया v² का। सिमिलरली u² का भी डायमेंशन आपका यही होगा, L⁻², T⁻²। अब हम देखते हैं ये वाले टर्म का डायमेंशन क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो भी है, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर में, है ना। इसका यूनिट होता है मीटर में। तो यहाँ पे भी आप देखो तो ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसका डायमेंशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, L⁻², T⁻²। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो जो टर्म्स थे उन सबके डायमेंशंस राइट हैंड साइड वाली टर्म से मैच हो रहे हैं। मतलब आपका ये वाला इक्वेशन कैसा हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया, है ना। सबको समझ आ गया कैसे हम डायमेंशनली इक्वेशन को चेक करते हैं।
एक इक्वेशन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे चेक करके बताओ क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ना। जैसे कि मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, आपको चेक करना है, ठीक है। n इज इक्वल टू, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ और उसके सारे पैरामीटर्स भी आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन से हैं। जैसे सपोज करो n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ f/m। मैंने आपको ऐसा कोई गंदा सा फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। आपको नहीं पता ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, मैंने आपको दे दिया। और मैंने आपको ये भी स्पेसिफाई किया, यहाँ पे n जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। n जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है, l जो है आपकी लेंथ है, f जो है आपका फोर्स है और m आपका क्या है, मास। इतना मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया। कोई भी एक इक्वेशन दे दिया रैंडमली और आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आपको बोला बेटा इसका डायमेंशन ज़रा चेक करो, क्या इसका ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो आप लोग क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालोगे, है ना, फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालोगे और फिर आप मुझे बताओगे। अब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम सबको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, विच इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो हमें पता चल गया, है ना। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हमें पता चल गया। अब हमें ये चेक करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके डायमेंशन क्या वो t की पावर -1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू हैव टू चेक। राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालो और मुझे चेक करके बताओ क्या राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो t की पावर -1 के बराबर आता है कि नहीं आता है। यू हैव टू चेक दिस। सब लोग चेक करेंगे, ऑल ऑफ यू विल चेक। राइट साइड इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करके बताओ।
हाँ, डायमेंशन सबने चेक कर लिया? Yes, all of you have checked the dimension. यस, क्या डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है आपका आंसर कि नहीं आ रहा है? टी की पावर -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना? डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, सबका आंसर राइट है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, है ना? कैसे इनकरेक्ट है देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2, उसको मैंने डिवाइड कर दिया मास के डायमेंशन से, तो m से m तो कट गया, लेकिन इसके ऊपर मैंने लगा दिया अंडर रूट, तो इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट, तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपका l की पावर 1/2 और t की पावर -1। अच्छा, फिर उसको मैंने डिवाइड कर दिया l से, तो वापस आप इसको l से डिवाइड कर दो, l से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, है ना? l की पावर -1/2, t की पावर -1, ये डायमेंशन आपका आएगा, ठीक है? और वो डायमेंशन t की पावर -1 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है आपकी? डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना? डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है? समझ आया सबको? हाँ, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आया। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, है ना? ऐसा एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है? a इज इक्वल टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है what are the dimensions of a, what are the dimensions of b and what are the dimensions of c। इस तरह की हमें सपोज करो कोई इक्वेशन दे दी और हमें बोला गया कि बेटा फाइंड करके बताओ a, b और c के क्या डायमेंशंस होंगे। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c, है ना? अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लगा सकते हो कि अगर ये घोड़ा है, सपोज ये एप्पल है, तो एप्पल्स में आप एप्पल्स को ही ऐड कर सकते हो और उसमें आप एप्पल्स को ही ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इस पूरे का होगा और वही डायमेंशन इस पूरे का होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू कैन फॉलो दिस रूल। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि आप एप्पल्स में एप्पल्स ऐड कर सकते हो, एप्पल्स में बनाना नहीं ऐड कर सकते, है ना? मॉन्कीज में मॉन्कीज को ऐड कर सकते हो, मॉन्कीज में डोंकीज को ऐड नहीं कर सकते। सो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका इक्वेशन है, इसका डायमेंशन रहेगा वही डायमेंशन सबका होना चाहिए। तो जल्दी से मुझे बताओ कि ए, बी और सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर
A, B एंड C। सब लोग ट्राई करेंगे। यस, किसी ने ट्राई किया? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर ए, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर बी एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर सी? मेरे ख्याल से ए का डायमेंशन तो सबने निकाल लिया होगा। सबसे सिंपल था ए का डायमेंशन फाइंड आउट करना। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखो तो ए का डायमेंशन तो आपने ओरली निकाल लिया होगा। यस, ए का डायमेंशन आएगा एल के बराबर। बिल्कुल सही जवाब है अनुप्रसाद। देखो लेफ्ट साइड आपका एक्स क्या है, मीटर्स में होता है ना, डिस्टेंस आपका या डिस्प्लेसमेंट जो भी है ये आपका मीटर्स में होता है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। अब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन ए का भी होगा ना, तभी तो हम मीटर में ही मीटर को ऐड करेंगे ना, मीटर में ही हम मीटर को ऐड कर सकते हैं। तो ए का डायमेंशन तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा एल के बराबर। अच्छा, बी का आपको निकालना पड़ेगा, बी का आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा। बी का डायमेंशन क्या आ रहा है, एल टी माइनस वन, और सी का डायमेंशन आएगा एल टी माइनस टू। बिल्कुल सही जवाब दिया है अनु के आंसर्स राइट है। देखो अब हमें ये भी पता है कि b इंटू टी का जो डायमेंशन होगा, है ना, b इंटू टी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। b इंटू टी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। तो मुझे तो b का डायमेंशन निकालना है ना, तो b का डायमेंशन क्या होगा, b इंटू टी का डायमेंशन होता है कैपिटल T विच इज इक्वल टू L। तो b का डायमेंशन हो जाएगा आपका L अपॉन टी, मतलब ये हो गया एल टी माइनस वन। समझ आया? सिमिलरली आप c का भी निकाल सकते हो। देखो c का डायमेंशन कैसे आएगा, हम सबको पता है कि सी टी स्क्वायर, इस पूरे का डायमेंशन किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मीटर में ही आप मीटर को ऐड कर सकते।
तो सी का डायमेंशन मुझे निकालना है, टी स्क्वायर का डायमेंशन मुझे पता होता है, टी स्क्वायर ही होगा विच इज इक्वल टू एल। तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। क्या आपको ये बात समझ आई कैसे हमने डायमेंशंस कैलकुलेट किए? ऐसे हमने तीनों कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशन निकाल ली। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस बेटा, सबको समझ आया या फिर से बताओ? बहुत बढ़िया। चलो इस तरह की मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूं। सपोज करो मैंने आपको ऐसी एक इक्वेशन दी, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b विच इज इक्वल टू r इंटू टी। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम वैन वाल्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज वैन वाल्स इक्वेशन। हालांकि आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे आपके यूज में आएगी जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे 11th क्लास में। थर्मोडायनेमिक्स का जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें उस इक्वेशन का खाली डायमेंशन चेक करना है कि क्या ये डायमेंशंस, इसका और इसका डायमेंशन क्या होगा। व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर ए एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर बी। हमें ए और बी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब क्वांटिटीज़ क्या क्या है। P से है आपका प्रेशर, P इज़ फॉर प्रेशर, V इज़ फॉर वॉल्यूम, है ना। V क्या है आपका, वॉल्यूम। दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम। This is your constant, and this is your temperature। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है what are the dimension formula for this constants, है ना। इस कांस्टेंट का हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ए का निकालना है और फिर हमें बी का निकालना है। तो अगर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो तो बी का डायमेंशन तो आप ऐसे ही दे सकते हो। ये जो बी कांस्टेंट यहाँ पे हमने यूज किया है, इसका डायमेंशन तो आप देख के ही बता सकते हो। बताओ बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा? बी का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगा? ओरली यू कैन आंसर, वेरी सिंपल, यू कैन आंसर ओरली द डायमेंशन ऑफ बी। हाँ बिल्कुल सही जवाब, अनुप्रसाद ने सही बताया, एल क्यूब के बराबर होगा, है ना। क्यों एल क्यूब के बराबर होगा? क्योंकि हमें पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, तो ये भी वॉल्यूम ही होगा ना। अरे वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम को आप माइनस कर सकते हो ना। आप गधे में से ही गधे को माइनस कर सकते हो ना, मोंकी में से ही मोंकी को माइनस कर सकते हो ना। तो अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी आपका वॉल्यूम ही होगा, और अगर ये वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? एल क्यूब के बराबर। तो बी का डायमेंशन तो आपने ओरली निकाल दिया बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। ए का भी आप डायमेंशन सेम कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हो। देखो अगर ये प्रेशर है तो ये पूरा टर्म भी आपका प्रेशर ही होगा, मतलब जो डायमेंशन आपका इसका होगा प्रेशर का, वही डायमेंशन इस पूरे टर्म का होगा। तभी तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो, तभी तो आप दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, सबको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ आ रहा है कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब मुझे फाइंड करके बताओ ए का डायमेंशन क्या आएगा। ए का आप लोग सब निकाल के बताओ मेरे को।
व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए? सब लोग ट्राई करो जल्दी से। ए का डायमेंशन आप लोग निकाल के बताओ। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं नए टॉपिक पे। ये सब लोग फाइंड करेंगे। किसी ने निकाला आंसर? अनु प्रसाद आज सारे आंसर सही दे रही है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ते रहो। सबको आंसर देना बेटा, बाकी सब भी दे रहे हैं आंसर। आज अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबका। क्या आंसर आया? ml 5t⁻², इतना ज़्यादा आ रहा है। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? सर योर वॉइस इज कटिंग। अच्छा, मैत्री पटेल का आंसर आ रहा है ml -1t-2। अच्छा, अब दोनों के आंसर में डिफरेंस आ गया है। हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सबको आंसर देना है, जल्दी से आंसर दो।
चलो देखो इधर, जिनका नहीं आया वो इधर देखेंगे। अब देखो प्रेशर है यहाँ पे आपका ना, तो प्रेशर में आप जो भी ऐड करोगे उसका डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है A/v² का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन हम सबने निकाला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, mLT-2 अपॉन L²। तो प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा आपका mL-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ए के डायमेंशन को मैं अलग कर देता हूँ, वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। L3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा L⁻⁶, विच इज इक्वल टू mL-1 T-2। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, when you cross multiply this you will get the dimension of A, which is equal to mL5 T-2, mL5 T-2। this is the dimension for A। सबका यही आंसर आना चाहिए। अनुप्रसाद का करेक्ट है mL5 T-2। यस। मैत्री पटेल आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, एक बार फिर से चेक करो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैत्री शाह, विश्वा बवसर, खुशी सिंह, स्वस्तिक, हितेश, पूजा पटेल, सबको समझ आया क्या किया हमने? अरे भाई समझ तो आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन टुमारो।